श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। उत्तराखंड आपदा में अब तक मौत का आंकड़ा 31 तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि तपोवन में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। सुरंग में दूसरे रास्ते से अब घुसने की कोशिश की जा रही है। दरअसल बताया जा रहा है कि जहां से घुसने की कोशिश की गई थी, यानी कि सुरंग का जो एंट्रेंस था वहां पर 120 मीटर तक तो उसे खाली कर दिया गया, लेकिन जैसे जैसे आगे मशीन बढ़ रही है मलबा पीछे से और ज्यादा आ रहा है, इसीलिए उस रास्ते से आगे जाना मुश्किल है। तो अब आईटीबीपी, एनडीआरएफ और बाकी एसडीआरएफ के जवान जो है वो अब कोशिश कर रहे हैं जो पिछला रास्ता है सुरंग का वहां से जाने का, वो ये अब कोशिश कर रहे हैं कि पीछे के रास्ते से ड्रिल किया जाए और मलबे को वहां से हटाया जाए, ताकि हो सकता है, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि 180 मीटर पर लोग हो सकते हैं, ये बताया जा रहा है, जो कि फंसे हुए हैं। तो 53 घंटे से ज्यादा ऑपरेशन ये रेस्क्यू का चल चुका है तपोवन में, और उसके बावजूद अभी तक जो फंसे हुए लोग हैं उन तक पहुंचा नहीं जा सका है। ऐसे में चिंताएं और बढ़ती जा रही है कि उन लोगों की स्थिति क्या होगी। हमारे संवाददाता गौरव सावंत हमारे साथ तपोवन से जुड़ रहे हैं और रैनी गांव से हमारे साथ आशुतोष जुड़ रहे हैं। हम सबसे पहले गौरव के पास चलते हैं। गौरव, फिलहाल अब जो स्थिति है, आगे का एक्शन प्लान क्या है? क्या पीछे के रास्ते से ड्रिल करके अब जाने की कोशिश की जा रही है टनल में? इस समस्या पे दुतरफा वार करने का प्रयास तो चल रहा है श्वेता, लेकिन जो पीछे का रास्ता जिसे सुबह आज गढ़वाल स्काउट्स ने रैपलिंग करके वहां से उतरने की कोशिश की थी, उसमें उनको सफलता नहीं मिल पाई, क्योंकि वहां पर लगभग 50 मीटर तक मलबा पड़ा हुआ है और उस मलबे के जो सुरंग का द्वार है वो उसके खासा नीचे है। पहली बात। दूसरी बात, जो उन्होंने कोशिश की थी कि वहां पहुंचकर ऊपर से अगर सुरंग में छेद किया जा सके और उस छेद के जरिए या ऑक्सीजन पहुंचाई जाए, रसद सामग्री पहुंचाई जाए, या ऑप्टिकल फाइबर से कैमरे की तस्वीर से यह जाना जाए कि अगर कोई अंदर जीवित है या नहीं, उसमें सफलता उस समय तक नहीं मिल पाई थी। अभी भारतीय नौसेना के मरीन कमांडोज का एक दस्ता यहां पर पहुंचा है। उनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट है और उस इक्विपमेंट के जरिए भी एक बार फिर अब प्रयास किया जाएगा। तो इस समय तो ठीक मेरे पीछे जैसा आप देख सकती हैं, यहां पर वही बुलडोजर और रोड रोलर के जरिए लगातार प्रयास हो रहे हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट के जरिए कि मिट्टी को बाहर निकाला जाए। पहली बात। दूसरी बात, यहां पर अब ड्रोन की सहायता ली जा रही है। ड्रोन कैमरे के जरिए, जो ऊपर से छोटा सा रास्ता खुला उसमें कैमरा अंदर जा सकता है, तो ड्रोन कैमरे के जरिए कुछ तस्वीरें अंदर ली गई हैं, उनको एनालाइज किया जा रहा है। साथ ही साथ एक हेलीकॉप्टर पर एक ईएमपी पल्स और लेजर डेजिग्नेटर उनके पास था। हेलीकॉप्टर से उसको अंडर स्लंग किया गया उस इक्विपमेंट को। उससे यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अंदर गैप्स कहां है, वैक्यूम कहां है और ऑक्सीजन कहां हो सकती है, ताकि ग्राउंड ट्रूप्स जब जाएं तो उस रास्ते से वो घुस सके। लेकिन उन सभी तस्वीरों को अभी स्टडी किया जा रहा है और संभवतः शाम को 5 बजे एक बार फिर प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल, आपके पास आएंगे गौरव। हम चलते हैं आशुतोष के पास। आशुतोष, आप रैनी गांव में हैं इस वक्त, वहां पर क्या स्थिति है बताएं। श्वेता, आज सुबह से मलबे में 3 शव निकाले गए हैं और वो तमाम उन कर्मचारियों के हैं जो ठीक मेरे पीछे जो परियोजना है उस परियोजना में ऋषिगंगा पायर हाइड्रो प्रोजेक्ट में काम करते थे। आज जो मिशन है उसके तहत बीआरओ की अब सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि जो पुल आप टूटा देख रही हैं, क्योंकि ये सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इस पुल को जोड़ा जाए, उसके लिए काम शुरू हो गया है। आज हमने ये भी देखा ड्रोन के जरिए ऑप्टिकल फाइबर केबल पहुंचाने की तकनीक का इस्तेमाल किया गया ताकि यहाँ इंटरनेट की सुविधाएं हों। दूसरी तरफ ये जो घाटी है ये इतनी खतरनाक है और इससे पता चलता है सैलाब क्योंकि 70-80 फीट ऊपर उठ गया था। यहाँ पर जिप लाइनर लगाया गया है, जिप लाइनर के जरिए राहत सामग्री और जो एसडीआरएफ के जवान हैं उनको वहां पर भेजा जाए। इसके साथ साथ हाइड्रो परियोजना का जो पूरा रास्ता है इसको खाली कराया जा रहा है ताकि सड़क सुचारू बन सके, और ये संभावना भी जताई जा रही है कि जितने लोग लापता हैं उनको कम से कम कुछ सुराग लग सके, क्योंकि 3 शव आज बरामद हुए हैं। ऑपरेशन 24 घंटे लगातार जारी है। इसके अलावा चूंकि बड़ी संख्या में यहाँ लोग काम कर रहे हैं, स्थानीय लोग मदद में आए। जो आप तस्वीरें देख रही हैं ये यहीं आसपास के लोग हैं जो राशन पानी लेकर के, खाना लेकर के यहाँ पहुंचे हैं ताकि यहाँ जितने लोग काम कर रहे हैं हर किसी को खाना
मिल सके। तो कुल मिलाकर के एक बेहतर तालमेल के साथ तमाम एजेंसियां यहां पर ऑपरेशन चला रही हैं। अच्छी बात यह रही कि मौसम जो है खराब नहीं है, लेकिन एक डर यह जताया जा रहा है कि चूंकि नंदा देवी के जिस पहाड़ से ग्लेशियर टूटा था, उसके टूटने के बाद वहां एक सरोवर है, वहां पानी किस तरह भरा है, वहां की परिस्थिति क्या है, तो डर और संभावना के चलते जो गांव के लोग हैं वो दरअसल ऊपरी इलाकों में शाम होते ही चले जाते हैं। बच्चों को, बुजुर्गों को यहां से हटा दिया गया है और जाहिर है दहशत और डर के साथ फिक्र अभी लोगों में है, लेकिन तमाम एजेंसियां बेहतर तालमेल के साथ पूरे मिशन को अंजाम दे रही हैं। श्वेता, फिक्र अभी लोगों में है क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कोई भी अता पता नहीं है। गौरव, जिस जगह पर आप हैं, लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर चूंकि आप हैं तो आप बेहतर बताएंगे। वो लोग जिन्हें कुछ नहीं पता कि मैकेनिज्म क्या होता है, वो लोग जिन्हें कुछ नहीं पता कि ये किस तरह से मशीनरी काम करती है, सिचुएशन को देखते हुए प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, उन लोगों के लिए बताइए कि क्या इस वक्त वहां पर करंट सिचुएशन है, उनके अपने अगर अंदर हैं जीवित तो कितनी दूर पर हो सकते हैं, उनके बचने की संभावना कितनी है, उन तक पहुंच रहे हैं लोग, आईटीबीपी के जवान हो या फिर एनडीआरएफ के जवान, कितनी दूरी पर हैं? यहाँ पर ये जो मुख्य सुरंग है ये लगभग 180 मीटर पर एक मुहाने पर जाकर एक बड़ी सुरंग से मिलती है। तो जब मलबा आया तो तेजी से 4 सुरंगों से वो मलबा अंदर घुसा, ऐसा अंदेशा है, ऐसी आशंका है। और इस मुख्य सुरंग से भी मलबा अंदर घुसा, जिसमें आप देख रही हैं कि इस मलबे को लगातार निकालने का काम पिछले 3 दिनों से निरंतर चल रहा है। और निरंतर अगर मैं बताऊं तो जैसे एक ये अर्थ मूवर और एक्सकेवेटर अभी काम कर रहा है तो दूसरा स्टैंड बाय पर है और उसका इंजन ड्राइवर उसमें बैठा हुआ है। ये रुकेगा तो वो काम करना शुरू कर देगा। प्रयास यही कि निरंतर काम चलता रहे। आईटीबीपी की टीम, एनडीआरएफ की टीम और सेना की टीम, तीनों टीमें निरंतर यहां पर रोटेशन से काम कर रही हैं। इनका लक्ष्य क्या है श्वेता, कि ये 180 मीटर तक अंदर पहुंचे। वहां पर तिराहा है एक तरह से कहा जाए, तो उस तिराहे के बाद जब पूरा मलबा हट जाएगा तो पता चल पाएगा कि मलबा दाहिनी दिशा में गया, बाईं दिशा में गया, या वहां पर एक एयर पॉकेट है, क्योंकि इतना ही बड़ा एक एक्सकवेटर अंदर भी पड़ा हुआ है। और उम्मीद यही कि उस एक्सकवेटर के पीछे कुछ लोगों को बचने की मदद मिली हो, सहायता मिली हो जब मलबा तेजी से अंदर घुसा। आप ये मानकर चलिए कि जो पानी का बहाव था उसके साथ इतने बड़े बड़े इतनी बड़े बड़े पत्थर आए, बर्फ आई, तो उससे इतना बड़ा यहां पर जो बांध है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। तो किसी के उस समय बचने की संभावना तभी संभव थी कि या तो वो ऊंचाई पर पहुंच गया हो या किसी चीज के पीछे उसे बचने की जगह मिल गई हो। तब यही उम्मीद 120 मीटर पर पहुंच गए हैं, 60 मीटर और करना है। संभवतः अगले 2-3 घंटों में वो हो जाएगा और उसके बाद या ड्रोन अंदर भेजा जाएगा या ये जो कमांडो दस्ते हैं, रेस्क्यू टीम्स है, ये अंदर जा पाएंगी। और उम्मीद यही कि अगले 24 घंटों में संभवतः कुछ ना कुछ वहां से अंदर से निकल पाएगा और कुछ लोगों को बचा पाएंगे। श्वेता, बिल्कुल गौरव, आएंगे आपके पास, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सुरंग के अंदर से मलबा निकालने और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में क्या मुश्किलें आ रही है, ये जानने के लिए आज तक संवाददाता मीनाक्षी कंडवाल ने उस टीम से बात की जो सुरंग के अंदर काम कर रही है। इस वक्त मेरे साथ विद्यादत्त मलेठा हैं, ऋत्विक कंपनी के ये ऑपरेटर हैं और जो अंदर दरअसल मलबा जो हटाया जा रहा है वो इन्हीं के मशीन्स और इक्विपमेंट्स हैं जिनके जरिए उसको बाहर निकाला जा रहा है। विद्यादत्त जी, कितना भीतर तक गए हैं अभी आप? अभी अंदर ज्यादा स्लाइस है, जैसे हम मकिंग कर रहे हैं तो अंदर से मेटल बाहर को आ रहा है, बैक मार रहा है ना, अभी पूरा फुल है। अभी क्या लग रहा है कि अंदर से कीचड़ ज्यादा आ रहा है। वो कीचड़ दूसरी तरफ से आ रहा है जो वहाँ पे आके भर रहा है उसको। जी, उसी टनल में भरा हुआ है। अभी कीचड़ ज्यादा आ रहा है, जितना हम उठा रहे हैं तो कीचड़ पीछे को आता जा रहा है। देखिए, हर पक्ष ना अपना अपना दावा कर रहा है कि कितना समय लगेगा। आप तो क्योंकि अंदर जाकर आए हैं, आपने तो उन इक्विपमेंट्स को भी ऑपरेट किया है, कितना वक्त लगेगा? अभी मेरे हिसाब से अंदाजा 2 दिन तक लग सकता है इसमें। 2 दिन और लग सकते हैं? जी, 2 दिन तक पूरा लग सकता है, क्योंकि मशीनरी भी लगातार चल रही है, मशीन भी हमारी गर्म हो रही है, लगातार 2-3 दिन से चल रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये है मशीन आपकी ना, एक बार जरा महेश यहाँ पे ये मशीन दिखाइए जरा। ये जो मशीन है, हाँ, क्या दिक्कत है इस मशीन में? लगातार चल रही है ना मशीन, लगातार चलने के कारण मशीनें गर्म हो रही है। हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन, इंजन ऑयल, पूरा इसमें लगातार हम सप्लाई दे रहे हैं, लेकिन मशीनें, अब मैं भी ये कहना चाहता हूँ, जो भी राजनीतिक पार्टी इस चीज को देख रही है वो यहाँ पर फोटो खींचने के बजाय अगर कोई अच्छी मशीन भेज दे तो हम इस काम को जल्दी से जल्दी निपटा सकते हैं।
और हम चलते हैं अपने संवाददाता आशुतोष के पास, जो कि इस वक्त रैनी गांव में हैं। आशुतोष, जिस जगह पर आप हैं, ऋषि गंगा प्रोजेक्ट, अभी 2020 से ही वहां पर बिजली उत्पादन का काम शुरू हुआ था और वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, तहस नहस हो गया, बहुत नुकसान, जाहिर सी बात है। और बताया ये जा रहा है कि न सिर्फ वो प्रोजेक्ट बल्कि वहां आसपास कई गांव, सड़क, पुल, पुलिया सब ध्वस्त हो गए। बिल्कुल बचा कुछ भी नहीं है और ऐसा सैलाब, ऐसी तबाही थी कि लोगों को शायद 2013 में जो हादसा हुआ था उसकी याद आई। और अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं श्वेता, आप अंदाजा लगाएं कि नदी की तलहटी से लेकर 70 से 80 फीट, यानी जो मलबा साथ में आ रहा था वो इतना ऊंचा नहीं था, लेकिन प्रवाह इतना तेज था कि उस मलबे को वो कागज के टुकड़ों की तरफ फेंक रहा था ऊपर, और उसके निशान आज भी यहाँ जिंदा हैं। साथ ही जो पुल है, जो स्ट्रेटेजिक सामरिक रूप से पुल है, क्योंकि ये नीति वाले इलाके को जोड़ता है जहां चीन की सीमा है, तो भारतीय फौज भी इसका इस्तेमाल करती थी। एक कंक्रीट का बड़ा मोटा पुल जिस प्रवाह से ढह जाए, आप उसकी तीव्रता और उसकी ताकत का अंदाजा लगा सकती हैं। और ये पूरा जो डिवास्टेशन की इमेज है, जो बर्बादी है पूरी, उधर से धौली गंगा की नदी और इसके बाद से ये जो ऋषि गंगा है, क्योंकि इसी पर ये पूरी परियोजना टिकी थी। अब यहाँ सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया है, क्योंकि आप एनटीपीसी पे देख रहे हैं, वहां ये संभावना है कि जो लोग जिंदा हैं उन्हें निकाल लिया जाए, इसलिए ऑपरेशन का जोर वहां ज्यादा है। लेकिन यहाँ मेरे पीछे जो मलबा आप देख पा रही हैं, कि अभी हमने जो जिन लोगों से बात की, जिन अधिकारियों से, संभावना सबकी लगभग एक ही है कि यहां किसी के जिंदा बचने की संभावना नहीं है। जिस तरह यहां पर कहर देखा गया है प्रकृति का, पूरा का पूरा एवलांच। आप नंदा देवी के अगर वो ग्लेशियर देखें, मैं चाहूंगा संजय आपको एक बार तस्वीर दिखाएं, इन्हीं पहाड़ियों से हो करके बर्फ की वो शिला पूरा एक एवलांच में तब्दील हो गया। उसके पीछे भी जो यहाँ पहाड़ में रहते हैं, वो पहाड़ को जानते हैं, वो ये कहते हैं कि चूंकि देखिए गर्मी बहुत पहले आ गई, बर्फ गिरी थी, पिघलने से पहले वो हिस्सा टूट गया, और जैसे ही हिमस्खलन हुआ, ऋषि गंगा की जो नदी है ये बहुत पतली घाटी है, और इस घाटी से इतना सारा मलबा आया, इसलिए उसकी ऊंचाई, उसकी तीव्रता और उसकी शक्ति ज्यादा थी। पूरी परियोजना के उस सबसे पहले हिस्से पर भी मैं पहुंचा था, और वहां सिर्फ और सिर्फ मिट्टी है, सिर्फ और सिर्फ मलबा है, और उस मलबे के नीचे किसी का बच पाना बेहद मुश्किल है। यहां तक कि इसके जो जनरल मैनेजर थे बसारत जरगर, उनका बेटा श्रीनगर से उन्हें खोजने के लिए यहां पर आया। कई किस्से हमने देखे। हमने ऊपर गांव में एक माताजी से मुलाकात की, उन्होंने अपनी सास को आंख से बहते हुए देखा। कई लोग हैं जो अपनों को खो चुके हैं, कई लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता, जिनके मजदूर, जिनके कामगार, जिनके लोग, परिवार के सदस्य यहां काम करते थे, वो कहां हैं। यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा, स्निफिंग डॉग तक को लगाया गया है कि अगर एक भी उम्मीद है जीने की तो उसे निकाल लिया जाए। लेकिन यहां जो सैलाब का सितम है, शायद परिस्थितियां ऐसी ना हो कि कोई जिंदा बच सके, लेकिन फिर भी कम से कम दुआ की जा सकती है कि जो लोग अब तक लापता हैं वो सकुशल, सही सलामत और जिंदा मिल जाएं। श्वेता, बिल्कुल बेहद दुखद है जो कुछ भी आप बता रहे हैं आशुतोष। आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने ममता राज पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। आपको हम बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और उसके बीच ये दौरा। ममता जी नहीं चाहती है कि बंगाल का विकास हो। क्या बोलती है? किचो काट हो ना। समय समय पर बंगाल में आ जाते हैं, कभी प्रधानमंत्री आते हैं, कभी गृह मंत्री आते हैं। ममता जी, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बंगाल बदलेगा, आएंगे, बारंबार आएंगे और विकास करेंगे। खाली हाथ नहीं आते, प्रोजेक्ट लेके आते हैं। ये ममता जी को न मां की इज्जत है, न माटी से प्यार है, और न ही मानुष की चिंता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। उनको किस चीज से मतलब है? तानाशाही, तानाशाही। देखिए, तानाशाही की बात सुनिए और संस्कृति की बात सुनिए। संस्कृति के नाम लेना हो तो ममता जी ने मेरे नाम के साथ साथ विशेषण जोड़ दिए। ये बंगाल की संस्कृति है क्या? ये बंगाल की संस्कृति है क्या? इसी के साथ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।